Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. Currently we are into chapter number 2, that is functions of management. Friends, already we have covered two particular topics in this part, and that is planning and organizing. Let us take page number 21 and we will start today with staffing part. So as you already know, the word staffing means recruiting individuals or manpower or human resource, you can say, into our organization and taking care of them related to training, development, growth, stability. These all things we need to take care as a main body of the organization. Or if we participate in management, we have to check how many number of individual or how much human power or human resource we need in our business. So this is the part which is staffing. स्टाफिंग ये वर्ड आपको पहले से पता है कि स्टाफ वर्ड से आता है, और स्टाफ मतलब रिक्रूट करना, जहां पर हम इंडिविजुअल को रिक्रूट करते हैं. स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम हायरार्की की बात करते हैं. जैसे आपने पिरामिड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है. यस, पिरामिड स्ट्रक्चर में क्या होता है? We have 3 levels. First level is top level, then we have middle level, and last we have lower level, right? अब इस हायरार्की में क्या होता है? जो टॉप लेवल में होता है, इट कैन बी अ सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके नीचे वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स आ जाते हैं. सी अबाउट परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो ऐसे वेरियस डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, है ना. फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ऑल, उसके मैनेजर्स होंगे और उनके अंडर में फिर सुपरवाइजर या जो मेन वर्कर्स हैं वो आ जाते हैं. तो ये जो आपका हायरार्कियल सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग आपको कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ ह्यूमंस इंडिविजुअल्स यू नीड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आपका जो वर्क है वो स्मूथली रन करे. हमारा यहाँ पर काम है, वी हैव टू रिक्रूट पर्सन एज पर देयर स्किल्स, एबिलिटी. तो राइट पर्सन शुड टेक राइट जॉब, राइट पर्सन शुड टेक राइट जॉब. ये हमारे यहाँ पर गोल होता है, ध्येय होता है, ताकि हमें एफिशिएंसी मिले, इफेक्टिवनेस मिले. It is the process of attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce. देखिए कितना अच्छी तरीके से स्टार्ट टू एंड एक्सप्लेन किया गया. पहला क्या बताया? प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग. ऐसा हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें जिसके थ्रू क्या हो, जो एम्प्लॉय हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाने के लिए अट्रैक्ट हो. उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हमें जॉब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, आप देखिए आज के मार्केट में जॉब स्टेबिलिटी के लिए पीपल प्रेफर टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम आपने सुना होगा. और लोगों का ये मानना है कि वहां पर हो सकता है कि पे स्केल एज कंपेयर टू अदर कंपनीज थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट वहां पर स्टेबिलिटी होती है. वहां पर अचानक आपको ऐसा नहीं कह दिया जाएगा कि कल से हमें आपके सर्विसेज की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं, आपकी जगह पे हम किसी और को रिक्रूट कर लेंगे. वहां पर जल्दी कॉस्ट कटिंग के नाम पे जॉब से निकाला नहीं जाता है. ठीक है. तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनका ऐसा ख्वाब होता है कि ऐसी बड़ी कंपनीज में हमारा जॉब लग जाए. जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी है, या
फ्यूचर जनरली जैसी कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये क्या करती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। सेकंड थिंग, हमारा काम है रिक्रूट करना। रिक्रूट करने का मतलब सबसे पहले एडवर्टाइज करना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, वांटेड करके लिखा रहता है, वी वांट। जो भी डिस्क्रिप्शन होता है आपको वहां पर प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंगली। बहुत सारा ह्यूमन फोर्स आपके पास इंटरव्यू के लिए आता है, ठीक है। अब इंटरव्यू होने के बाद आप उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। During selection process, what we have to consider that each and every individual must have certain skills that we need for our organization or to complete the job. जिस particular job के लिए हम उसे recruit कर रहे हैं, उससे related skill उसके पास होनी चाहिए। For example, if we are working out towards the executive post, है ना, sales executive हो या ऐसा कोई भी executive post हो, तो उसका communication बहुत strong होना चाहिए, उसका पब्लिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ स्किल्स हमें वहां पर देखने पड़ेंगे एंड देन वी कैन सिलेक्ट देम। नेक्स्ट इज प्लेसिंग। अब उनको प्रॉपर जॉब पर हमें प्लेस करना है, मतलब ये पर्टिकुलर कैंडिडेट कहां पर अच्छा कर सकता है, अकॉर्डिंगली हम उसको जॉब डेलीगेट करेंगे कि आपको करना क्या है, तो उसका प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट, अप्रेजिंग। जो भी काम उसने किया है एक टाइमली बेसिस पे उसका अप्रेजल होगा। अप्रेजल होने का मतलब क्या होता है, पहले हम जज करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड से अबाउट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए हम उसको जज करेंगे कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली हम उसको पे आउट करेंगे, दैट इज रेम्यूनरेटिंग, है ना। उसका सैलरी जो भी वर्कआउट होता है, इंसेंटिव जो प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करेंगे। डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। और धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे, ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग देने से हमारे एम्प्लॉयज, हमारे वर्कर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बेस्ट वर्कफोर्स है वो हमारे साथ बना रहे। इन द सेंस, आपको पता है हर साल ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर होता है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, कुछ लेबर्स हमें छोड़ करके जाते हैं, से अबाउट 2%, 3% और 5%, है ना। ऐसे लेबर्स हमें क्या करते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं और उनकी जगह पे फिर हमें न्यू रिक्रूटमेंट करना होता है। क्यों छोड़ करके चले जाते हैं, बहुत सारे रीजन होंगे, जैसे उनको कोई और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, या यहाँ पर उनको जॉब सेटिस्फेक्शन ना मिल रहा हो, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ कारण की वजह से लेबर टर्नओवर हो सकता है। बट हमें ध्यान रखना है कि जो बेस्ट वर्क फोर्स है वो हमें छोड़कर ना जाए, उनको हमको सेटिस्फाइड रखना है, उनके डेवलपमेंट की हमको बात करना है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वर्कर को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ ऑन जॉब एजुकेशन भी देते हैं कि आप हमारे साथ रहते रहते एमबीए कंप्लीट कीजिए या ये पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, जॉब आपका यहाँ पर हम और इंक्रीमेंट के साथ में प्रोवाइड करेंगे, राइट। Overall growth and success of every venture is based on appropriateness of staffing function. तो किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर। जो भी पर्टिकुलर आपने जॉब हाथ में लिया है या वर्क आपने लिया है या आपका जो भी वेंचर है, उसका ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। आपका स्टाफिंग कितना स्ट्रांग है, कितने अच्छी तरीके से आपने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस किया है और उस बंदे को, उस व्यक्ति को सही जगह पर आपने प्लेस किया है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है। इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब होता है कि बेस्ट वर्कफोर्स को सिलेक्ट करना और उनको रिटेन करके रखना, सही जगह पर उनको प्लेस करना, ताकि हम इफेक्टिवली वर्क कर सके। By using their talent and skills, retaining them and arranging training and development programs, ये हमारा काम होता है स्टाफिंग के अंदर कि हम उनके टैलेंट्स और स्किल को यूज करें, उन्हें रिटेन करके रखें, मतलब कहीं और जाने न दें। कहीं और जाने न दे इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्स्टेकल क्रिएट करके रखें कि आप यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं। मतलब उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले हमारे यहाँ पर, इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। टाइमली बेसिस पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। द फंक्शन एम्फसाइज
मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉन मटेरियल, नॉट मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, कौन से फंक्शन की बात करें, स्टाफिंग फंक्शन, ये जोर देता है मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉट मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्सेस जो मटेरियल नहीं है, जो फाइनेंशियल नहीं है, कैसे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। और ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे होते हैं, दे हैव ब्रेन, ठीक है ना। मशीन का तो कैसा होता है, आपने एक बार मशीन परचेस कर लिया तो मशीन आपको कभी अपोज नहीं करेगा, आपके खिलाफ कभी निगेटिव अप्रोच नहीं रखेगा, एटीट्यूड नहीं रखेगा। आपने बटन दबाया, मशीन काम करना स्टार्ट कर देगी, रेदर देन उसको रेगुलर बेसिस पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मिलता रहे। बट क्या मैन ऐसा होते हैं, नहीं। मैन के अंदर क्या होता है, जेलेसी की भावना होती है, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको प्रॉपर पे चाहिए, है कि नहीं। और उनको अगर उनका सम्मान नहीं मिलेगा, आप ऑनर प्रोवाइड नहीं कर पाए, आप प्रॉपर उनको पेमेंट नहीं दे पाए, या किसी के साथ वो अपने आप को कंपेयर करता है ना, तो उस हिसाब से उसको हम पोजीशन नहीं दे पाए, तो कई बार क्या होगा, वो हमें छोड़कर चला जाएगा। तो हमें उनको रिटेन करना है, क्या करना है, रिटेन। द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना, इट्स अ कलेक्टिव एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, बड़ी एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, और जहां पर ज्यादा लोगों की जरूरत है वहां पर स्टाफिंग करना बहुत जरूरी है। ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट, डेथ ऑफ एम्प्लॉय एटसेट्रा, वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई पद खाली होता है, मतलब वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। क्यों क्रिएट होती हैं, किसी का प्रमोशन हो गया तो उसकी जगह दूसरा बंदा चाहिए, ट्रांसफर हो गया, या हमने बिजनेस एक्सपांड किया, या कोई रिटायर हो गया, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, किसी का डेथ हो गया या एक्सीडेंट हो गया, ऐसे केसेस में वहां पर जगह खाली हो जाती, तो हमको किसी ना किसी को रिक्रूट करते रहना पड़ता। आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज का तो साल भर में रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चलता रहता है, आए दिन हर एक महीने 15 दिन में वो क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते रहते हैं कैंडिडेट का, वहां पर फिल्टरिंग करते रहते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टाफिंग फंक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। राइट पर्सन एट द राइट जॉब विथ राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि सही व्यक्ति को सही जॉब मिले, सही पे मिले, इसी को हम बोलेंगे प्रॉपर स्टाफिंग। गेटिंग इट एवरीवन। तो स्टाफिंग का जो फंक्शन है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो आपको ये बातें उसमें बतानी है। टू अट्रैक्ट, रिक्रूट, सिलेक्ट, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्युनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टाफिंग। और उसका ओवरऑल प्रिंसिपल क्या है, राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे, है ना, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। गेटिंग इट एवरीवन। In progress. Now come down towards the definition part. First definition is given by Theo Heyman. तो स्टाफिंग को इन्होंने डिफाइन किया है, द स्टाफिंग फंक्शन pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate managers. तो यहां पर भी इन्होंने कुछ हद तक उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जहां पर पहला आ जाता है रिक्रूटमेंट, लोगों को इनवाइट करना इंटरव्यू के लिए, देन उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उनका डेवलपमेंट कैसे हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशन वाइज और फाइनेंस वाइज, ठीक है। नेक्स्ट उनकी ट्रेनिंग होगी, एंड कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्पनसेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि जो वो वर्क हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं अपना कीमती समय दे करके, उसके लिए हम उनको रेम्यूनरेट करेंगे। तो रेम्यूनरेशन को यहाँ पर कॉम्पनसेशन जैसा वर्ड यूज किया गया, ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। तो यहाँ पर जो थियो हेमन है, इन्होंने स्टाफिंग को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया है। कहां तक लिमिटेड कर दिया है, मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स तक लिमिटेड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा, क्योंकि मैनेजर के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम स्टाफ में काउंट नहीं करते, है कि नहीं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लीजिए, या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में सपोर्टिंग पार्ट होता है,
कंपनी सेक्रेटरी का, ऑडिटर का, अकाउंटेंट्स का, ठीक है ना। तो उनका सिलेक्शन तो किससे होता है यहाँ पर, उनका सिलेक्शन डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, इसमें जो रेजोल्यूशन पास होता है उसके थ्रू होता है। बाकी स्टाफिंग में हम मैनेजर या उसके जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं उनका नाम इन्वॉल्व करते हैं। लूथर गुलिक, इन्होंने दिया डेफिनेशन, स्टाफिंग is the whole personal function. Staffing is the whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining favorable condition of work. Personal function मतलब related to person. Staffing, हम मशीनरी का स्टाफिंग नहीं करते, मशीनरी को कभी रिक्रूट नहीं किया जाता, उसको परचेस करके इंस्टॉल कर दिया जाता है। बट जब हम किसी इंडिविजुअल को वर्कफोर्स में रखने की बात करते हैं, इट्स आवर पर्सनल फंक्शन रिलेटेड टू पर्सन। अच्छा, क्या करेंगे, उनको हम ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और वी विल मेंटेन अ फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। ऐसा कंडीशन, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जो उसके लिए फेवरेबल होगा, बेनिफिशियल होगा। एस बेंजामिन स्टाफिंग के बारे में बताते हैं, स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क। तो इन्होंने कुछ और वर्ड्स का इस्तेमाल किया। पहला यहाँ पर आइडेंटिफाइंग, मतलब आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को, इंडिविजुअल को, कैंडिडेट को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस फंक्शन में, किस एक्टिविटी में ग्रो कर सकता है, इसका स्किल क्या है। नेक्स्ट, एसेसिंग, हम यहां पर प्रॉपरली चेक करेंगे कि किस एक्टिविटी में इसको हम पुट करें तो हमें बेटर रिजल्ट मिल सकता है। फिर उस पर्टिकुलर या उस रिलेटेड जॉब में हम उसको प्लेस करेंगे। देन वी विल इवेल्युएट, हम उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल देखेंगे कि उसका काम कैसा है। एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क, साथ ही साथ स्टाफिंग के अंदर डायरेक्शन भी आ जाता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। तो हम अपने स्टाफ को टाइमली बेसिस पे ट्रेनिंग भी देते रहेंगे, ठीक है। तो ये रहे 3 डेफिनेशन। इसमें से जो बेस्ट डेफिनेशन आपको लगता है, इजी लगता है, उसे आप बाय हार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 डेफिनेशन यू मस्ट बाय हार्ट। कमिंग टूवर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अच्छा, स्टाफिंग करने से क्या फायदा है? कभी भी वर्कफोर्स स्ट्रांग हो ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बीच में एक मूवी आई थी जिसका नाम था 300। उसमें जो स्पार्टा करके एक प्लेस था जहां पर अचानक बहुत बड़े समुदाय का हमला हो जाता है और इसके अंदर जो किंग होता है उसको एक माइनर इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ हमले होने वाले हैं, तो वो अपनी पूरी फौज को न ले जा करके सिर्फ 300 का एक ग्रुप अपने साथ लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आशंका होती है कि हमला होने वाला है। तो 300 का ग्रुप जब वो वहां पर लेकर के जाते हैं और रास्ते में जब पता चलता है कि यस रियली क्या होने वाला है, एक हमला होने वाला है, तो और भी जो बाकी के आस पड़ोस के देश होते हैं वो लोग भी लड़ने के लिए आते हैं। तो उसमें एक ऐसा सीन है कि काउंटर पार्ट जो रहता है ना, उनके साथ में लड़ने वाले जो दूसरे देश के लोग आए हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो मोर देन 1000 होते हैं। और वो लोग इनको देख करके हंसते हैं कि आप लोग सिर्फ 300 ही लेकर के आए हो। तो जो स्पार्टन्स होते हैं वो सामने काउंटर क्वेश्चन करते हैं हर एक से। वहां पर जो सेना में इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे पूछते हैं आप कौन हो। तो कोई बोलता है मैं ब्लैक स्मिथ हूँ, कोई बोलता है कि मैं वेजिटेबल सेलर हूँ, कोई बोलता है मैं फार्मर हूँ, और कोई बोलता है कि मैं वॉरियर हूँ। मतलब वो जो 1000 लोग वहां पर आए थे उसमें से हार्डली 200 और 300 वॉरियर्स होंगे और बाकी सब तो क्या थे, फार्मर्स, ब्लैक मीट, स्पॉटर, ये सब आ गए थे लड़ने के लिए। और जब वो अपने ग्रुप में पूछता है 300 लोगों को कि आप कौन है, सबके सब जोर से चिल्लाते वी आर दी वॉरियर्स।
है कि नहीं? तो वर्कफोर्स बहुत मायने रखता है। आपके पास 1000 लोग हों लेकिन उनका स्किल प्रॉपर ना हो, उनका एटीट्यूड प्रॉपर ना हो, उनको क्लैरिटी ना हो, तो सिर्फ नंबर से आप गेम नहीं जीत सकते हो, नंबर से आप गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लोग कम हैं लेकिन उनको क्लैरिटी है, उनको पता है कि वो किस लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपको इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहां पर भी स्टाफिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसको सिलेक्ट करके ला रहे हैं। हिंदी में एक कहावत है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर आपका स्टाफिंग प्रॉपर नहीं होगा, अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसका बैड एटीट्यूड है, हमेशा निगेटिव सोचता है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते ही वो धीरे धीरे क्या करेगा, आपके आसपास वालों को नेगेटिव करने लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेगेटिविटी बोलेगा, बॉस का नेगेटिविटी बोलेगा, एक्टिविटी का नेगेटिविटी बोलेगा, और कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को कम कर देगा। वेयरएज आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति का सिलेक्शन किया है, तो वो कोई भी सिचुएशन हो उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट की बात करेगा, एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस की बात करेगा। जस्ट लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन ने दो व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जो शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। क्या बनाती थी? शूज। अच्छा, शूज बनाती थी, और उनको लग रहा था कि अगर हम लोग साउथ अफ्रीका में जाकर के शूज सेल करें तो कैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कैसा है, हमने अभी तक रीच नहीं किया है, और वहां पर स्पोर्ट्स कंपनी, स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी अभी तक पहुंची नहीं है। तो दो सेल्स पर्सन, दो एग्जीक्यूटिव को लाया गया, और उसको एक को भेजा गया पहले कि आप पहले सर्वे करके आओ 15-20 डेज कि वहां पर हमारा मार्केटिंग कैसा होगा, कैसे कर सकते हैं। और उसको बुलाया गया, वो रिटर्न आया वहां से सर्वे करके, बोला कि सर यहाँ पर तो क्या है ना, कोई शूज ही नहीं पहनता है, अपना मार्केट बैठेगा ही नहीं, किसको ना शूज के बारे में पता है, ना किसको नीड है, कोई शूज नहीं पहनता। मैंने देखा हार्डली किसी ने शूज पहना हो। तो उसने नेगेटिव रिव्यू दिया, और दूसरे व्यक्ति को भेजा कि आप चेक करके आओ, आपको क्या लगता है। वो इतना खुश होकर बोला ना, सर कोई शूज नहीं पहनता है, पूरा का पूरा मार्केट अपना है, हम हर एक को शूज पहना सकते हैं, किसी के पास शूज नहीं है। सोचिए, देखो एटीट्यूड में कितना चेंज है। एक बोलता है कोई शूज पहनता ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और दूसरा बोलता है अरे कोई शूज पहनता ही नहीं है तो पूरा मार्केट ओपन है, सबको शूज बेच सकते हैं हम लोग। तो ये जो पॉजिटिविटी होती है ना, ऐसे एम्प्लॉयज को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। और यही इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का, कि आप इंटरव्यू के दौरान सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, सिर्फ स्किल के बेसिस पे एम्प्लॉय को नहीं सिलेक्ट कर लेते, उसका एटीट्यूड देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता है, वो उसको एसेट के रूप में देखना चाहता है, ना कि लायबिलिटी के रूप में। मतलब वो नहीं चाहता कि कोई कोई एम्प्लॉय मेरे ऊपर बर्डन बन जाए। जो एम्प्लॉय मेरे साथ में आता है उसने खुद ने ग्रो करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में भी सोचना चाहिए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इफेक्टिव मैनेजेरियल फंक्शन। इफेक्टिव मैनेजेरियल फंक्शन, अगर आप स्टाफिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं, उसका क्वालिफिकेशन चेक करके, जॉब का रिक्वायरमेंट समझ के, उसके स्किल को देख करके, उसके एटीट्यूड को देख करके, तो ये आपको हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू आउट in effective managerial function. Staffing is the key to effective performance of other functions of management such as planning, organizing, directing and controlling. Competent workforce, competent मतलब जो लायक है, ऐसा workforce can work effectively in different functional areas like production, sales, finance, etc. तो अगर आपका वर्कफोर्स कॉम्पिटेंट है, आपने जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको स्किल देख करके सिलेक्ट किया है,
तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। तो बाकी जो फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब फंक्शन कब काम करेंगे? जब आपका स्टाफिंग स्ट्रांग होगा। अगर आपने सही स्टाफ ही सिलेक्ट नहीं किया है, तो जब आप प्लानिंग करने जाओगे आपको नेगेटिव रिप्लाई मिलेगा, ऑर्गेनाइजिंग के समय प्रॉपर काम नहीं होगा, डायरेक्टिंग के समय आपकी सुनेंगे नहीं, कंट्रोलिंग के समय ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर स्टाफ चुना हुआ है तो हर एक फंक्शन में आपको सपोर्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कितना इंपॉर्टेंट है देखो, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ह्यूमंस। ये कोई मशीन नहीं है कि आपने बटन दबा दिया और काम चालू हो गया। नो, ह्यूमन बिहेवियर इज टोटली डिफरेंट, और बिहेवियर एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो यू मस्ट सिलेक्ट राइट एटीट्यूड पर्सन। सो लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपने प्रॉपर स्टाफिंग किया है तो यहां पर क्या होगा? आप ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्कफोर्स। Proper care is taken at every stage, such as recruitment, selection, placement, remuneration, training, development, etc. Excessive burden of work is avoided. आपका जो नंबर्स हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको अगर 15 वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉइज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, लेकिन इंस्टेड ऑफ 15 आपने 10 को हायर किया, तो क्या होगा? जो रिमेनिंग 5 एम्प्लॉय का वर्कलोड है ना, ये बाकी के 10 के ऊपर आ जाएगा। और एक्सेसिव बर्डन अगर आया तो हमारे एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। हमारा जो टर्नओवर है ना, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, मतलब एम्प्लॉय हमें छोड़ के जाने के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव बर्डन ना आए। नेक्स्ट, optimum utilization of human resources results in improvement in performance and progress of organization। और आप ओवर रिक्रूटमेंट भी मत कर लो। आपको रिक्वायर्ड है 15, लेकिन आप बोले कि एक्स्ट्रा 2-3 और रख लेते हैं, आपने रख लिए 18। तो अगर आप उसको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं करेंगे तो आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे ह्यूमन रिसोर्स का, तो ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होगा। तो आप अगर प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो आपके पास इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का पावर आ जाता है। नंबर 3, बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। अगर स्टाफिंग प्रॉपर है तो आपने अपने स्टाफ को जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वो वर्किंग कंडीशन बना करके दिया। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन को मजबूत करने के लिए आप एक्टिविटी करते हो, जैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन कैसे होने चाहिए, टाइमली बेसिस पे आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। ऐसे केस में क्या होगा? एक कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप होगा। मतलब एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से, एक सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट के साथ कभी क्वारल नहीं होगा, डिस्प्यूट ज्यादा नहीं होंगे। This function is helpful in building healthy relationship among all levels of employees in the organization. A smooth human relation is the key to better communication and coordination of managerial efforts in an organization. ठीक है ना? मैंने देखा था एक जापान का एक एम्प्लॉय जो उस ऑर्गेनाइजेशन का, आप बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक था या मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक था। तो वो व्यक्ति जो एम्प्लॉइज यूज करते हैं जो भी फैसिलिटीज, उनके साथ में ही यूज करता था। इन द सेंस, जो कैंटीन एम्प्लॉइज के लिए है उसी कैंटीन में जाकर के खाना खाता था। ऐसा नहीं कि अपने लिए जो सेपरेट कैबिन है तो वहां पर उसने फूड ऑर्डर कर लिया और वहां पर बैठ के वो आराम से लंच कर रहा है। नहीं, वो उन एम्प्लॉय के साथ में जाकर के लंच करता था। कॉमन जो वॉशरूम बाकी सब यूज करते हैं वो भी वही वॉशरूम यूज करता था। उनकी एक्टिविटीज में, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता था। ऑर्गेनाइजेशन में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो वो भी आ जाता था, उसमें शामिल होता था। तो अपने एम्प्लॉय से प्रॉपर कॉन्टेक्ट बना करके रखता था, है कि नहीं? ये कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप करता है, ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। सो अगर आपने स्टाफिंग प्रॉपर की है तो एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप होता है। नंबर 4, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसके अंदर स्किल और डेवलप हो, स्पेशलाइजेशन डेवलप हो।
ये इसके माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग हेल्प्स टू inculcate the organizational culture into employee। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, ये आपके एम्प्लॉय में इंकलकेट होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसी है, क्या वर्क कल्चर है, ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एम्प्लॉय को समझ में आना चाहिए। इस तरीके का आपको एनवायरनमेंट सेट करना है। It trains and develops the existing workforce. It also ensures smooth functioning of all the managerial aspects of the business organization. तो अल्टीमेटली अगर स्टाफिंग प्रॉपर है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वहां पर होता है। तो कौन से 4 पॉइंट अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं? पॉइंट नंबर 1, इफेक्टिव मैनेजेरियल फंक्शन। नंबर 2, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग करने से थर्ड बेनिफिट, build cordial relationship. Number 4, helps human resource develop. Number 5, helps in effective use of technology and other resources. इसमें कैसे मदद मिलती है? Trained employee can use the latest technology. Obviously, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन में बिलीव करती है तो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है। अच्छा, नया टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसको चलाने के लिए भी हमारा वर्कफोर्स भी क्या होना चाहिए? ट्रेन होना चाहिए। ठीक है ना? सो न्यू टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड ऑफ द वर्क इफेक्टिवली। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके वजह से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है ना, दूसरों से जो मुकाबला करने की शक्ति है वो और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज, कैपिटल वाइज, मटेरियल वाइज, मेथड वाइज आप दूसरों से आगे होंगे क्योंकि आपके एम्प्लॉय ट्रेंड है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क and productivity in terms of quality and quantity। तो ट्रेनिंग की मदद से, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी की मदद से आपके यहाँ पर क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और क्वांटिटी भी इंप्रूव होती है। इसलिए इंडिया क्या करता है, हर साल कुछ एक लॉट जो है 20,000 या 10,000 एम्प्लॉय का, वो ना जापान भेजता है वहां पर ट्रेनिंग के लिए। तो वहां पर लोग जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, 1 ईयर 2 ईयर्स डाउन द लाइन ट्रेनिंग लेते हैं कि यहाँ पर काम कैसे होता है, और ट्रेन होकर के आते हैं। या तो जापान की जो कंपनीज हैं वो अपने डेलीगेट्स भेजते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आकर के ट्रेन करते हैं। ठीक है ना? ऐसा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में कहीं कहीं पर ऐसा स्टार्ट किया गया है। नंबर 6, improves efficiency. Training and development programs are offered to the employees for self-development and organizational development. तो जब आपका स्टाफिंग प्रॉपर होगा तो उसके अंदर आप प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम रखोगे, और इसके वजह से क्या होगा? एम्प्लॉयज को मौका मिलेगा सेल्फ डेवलपमेंट का, और सेल्फ डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी होगा। थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉयज, एंड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी इम्प्रूव। तो अगर आपका सिलेक्शन प्रॉपर है तो आपका एम्प्लॉय कैसा एम्प्लॉय होगा? क्वालिटी बेस्ड। सेकेंड थिंग, आप उसको ट्रेनिंग कराओगे तो उसका परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ेगा। नंबर 7, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कैसा इफेक्ट? लॉन्ग टर्म इफेक्ट। Qualified, efficient and skillful workforce is always an asset of the organization. Proper selection of employee leads to organization towards the path of success। सही बात है। अगर आपने प्रॉपर रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, प्लेसिंग किया, रेम्युनरेशन दिया, सेटिस्फाई किया, तो ये एम्प्लॉय आपके लिए एसेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एसेट। और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस के पाथ पर ले जाएंगे। Naturally, long-term positive effect can be observed on the efficiency of an organization। और आप धीरे धीरे 5 years 7 years डाउन द लाइन आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। पॉइंट नंबर 8, एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं
तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूटी रहती है, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो कंटिन्यू रहेगा और ग्रोथ की तरफ भी बढ़ेगा थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। तो सिलेक्शन किसके ऊपर बेस्ड रहता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है या जिसको हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मतलब जिसने हमारे यहाँ पर अप्लाई किया है जॉब के लिए, अभी तक हमने उसको जॉब पे रखा नहीं है, तो उसका सिलेक्शन किस पे बेस्ड होगा, उसकी एबिलिटी पे बेस्ड होगा। किस पर बेस्ड होगा, उसकी एबिलिटी पे बेस्ड होगा। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। तो इसकी वजह से अगर आपने प्रॉपर सिलेक्शन किया है तो फ्यूचर में भी अगर कोई चैलेंजेस आता है उसको ऑर्गेनाइजेशन ठीक ढंग से फेस कर पाएगा। Therefore, the contribution of the staff in their future role is taken into account in staffing function। तो staffing हम सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं करते, हम ऐसे स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं जो फ्यूचर में आने वाले ऑब्स्टेकल और हर्डल्स को भी क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली हमने बात की थी कि जो गुड वर्क फोर्स है, अच्छा वर्क फोर्स है, उसको हमको रिटेन करना है। क्या करना है, रिटेन। रिटेन कैसे करेंगे, जब वो एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाई कौन से मैनर में, एक तो प्रॉपर पोजीशन मिले, है ना, डेजिग्नेशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, उसका रेम्युनरेशन या सैलरी प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा तीसरा उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती रहे, है कि नहीं। ऐसे केस में उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड रहेगा। एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो समय समय पर आप उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दीजिए। फाइनेंशियल तो समझ में आया ना, बोनस दे दिया या कमीशन दे दिया या कोई एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड कर दी, तो ये फाइनेंशियल हो गया। नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, आपने कोई एनुअल फंक्शन में उसको शाबाशी दे दिया, उसकी पीठ थपथपाई और सबके सामने अवार्ड दे दिया, खुश हो जाएगा वो। या 25 लोगों के सामने उसका नाम ले लिया, अवार्ड में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसा अवार्ड दे दिया, तो दूसरे लोगों को भी उससे क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि नहीं ये एम्प्लॉय अच्छा है तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। और वो जो एम्प्लॉय को आपने अवार्ड दिया है वो भी आपके साथ में आगे तक टिका रहेगा। एडिक्वेट रेम्युनरेशन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। तो आपको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तो देने चाहिए, एडिक्वेट रेम्युनरेशन भी देना चाहिए। Training and development programs for fair remuneration and job security are the factors which are important in providing job satisfaction। तो job satisfaction के लिए ये सारी चीजें important है, proper training, development, proper remuneration and job security। मतलब उसको ऐसा डर ना लगे कि कल मुझे निकाल दिया तो मैं तो यहाँ पर परमानेंट नहीं हूँ, ऐसा डर उसे लगना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमको एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। नंबर 10, मेंटेन्स हार्मनी। अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हो और लोगों को आपने प्रॉपर सिलेक्ट किया है तो एक दूसरे के मन में कुछ दुर्व्यवहार नहीं होगा, दुर्भावना नहीं होगी, सब मिलकर के काम करेंगे तो क्या होता है, एक हार्मनी डेवलप होती है। इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड प्लेस्ड एज वेल एज देयर परफॉर्मेंस इज रेगुलरली अप्रेज्ड एंड प्रमोशंस आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मेरिट के बेसिस पे क्या दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न एम्प्लॉइज। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको अप्रेजल चाहिए, तो टाइमली बेसिस पे आपसे कम्युनिकेट किया जाता है कि अगर आपका डेजिग्नेशन बढ़ना है, पोस्ट को बढ़ाना है, तो आपको क्या अचीव करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉय को बार बार ये बताते रहेंगे तो एम्प्लॉय को पता रहेगा कि मैं और क्या करूं जिसकी वजह से मुझको प्रमोशन मिलेगा, मेरा डेजिग्नेशन बढ़ेगा, मेरा पेमेंट बढ़ेगा, है कि नहीं। तो कम्युनिकेट करते रहो। इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी वजह से प्रॉपर हार्मनी डेवलप होती है, भाईचारा डेवलप होता है, पीस डेवलप होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 पॉइंट्स कंप्लीट किए। पॉइंट नंबर 1 हमने देखा था जिसमें इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शंस की बात की गई। नंबर 2 लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। प्रॉपर स्टाफिंग से
हमें कॉर्डियल रिलेशनशिप देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इट हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नंबर 5 हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज. इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. प्रॉपर स्टाफिंग से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है. लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमको देखने को मिलता है आफ्टर 5 years 7 years डाउन द लाइन. एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है. असेंशियल कंट्रीब्यूशन. स्टाफिंग की वजह से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मिलता है. क्यों मिलता है ऐसा? क्योंकि स्टाफिंग इंश्योर करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गोइंग कंसर्न बना रहे, कंटिन्यूटी हो और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहे. क्योंकि हम डेवलपमेंट किसका देख रहे हैं? एम्प्लॉय का. अगर एम्प्लॉय प्रॉपर डेवलप होगा, उसको ट्रेनिंग मिलेगी, तो ऑब्वियसली हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होगा. सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय. तो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, जो अभी तक हमारा एम्प्लॉय नहीं बना, उसका सिलेक्शन उसकी एबिलिटी के बेसिस पे होगा, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली. है ना? तो फ्यूचर में क्या ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स आ सकते हैं, उसके लिए हम उसको अभी से तैयार करते रहेंगे. तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के फ्यूचर के लिए. सो इट्स एन एसेंशियल कंट्रीब्यूशन. नंबर 9 प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन. अगर हम अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे रहे हैं, रेम्युनरेशन दे रहे हैं और जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेंटेन्स हार्मनी. अगर प्रॉपर स्टाफिंग आपने किया है तो लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, लोगों में डिस्प्यूट बहुत कम होंगे. तो ये सब बेनिफिट है स्टाफिंग का. गेटिंग इट एवरीवन? So done for the day. We have completed with staffing part. Meet you in the next lecture with directing. तब तक के लिए bye bye. शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा. Bye bye everyone.